आज हम लोग आपकी कक्षा 9 में कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है इसके चौथे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। दुर्गम, देखिए दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन हो। दुर्गम यानी कि जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन हो। बर्फानी, बर्फानी का मतलब होता है बर्फ़ से ढकी हुई, बर्फ़ से ढकी हुई। घाटी सरल है, ऐसे ही रहेगा। तो जब हम दोनों को एक साथ लेंगे बर्फानी घाटी तो हो जाएगा बर्फ़ से ढकी हुई घाटी। बर्फ़ से ढकी हुई घाटी में सरल है। शत, शत माने सैकड़ों, शत माने सैकड़ों। सहस्त्र, सहस्त्र माने हजारों, सहस्त्र माने हजारों। फुट दूरी या यूँ कहें कि ऊंचाई का मात्रक है तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उच्च, उच्च माने ऊंची, उच्च माने ऊंची। शिखर माने चोटी, शिखर माने चोटी। तो जब दोनों को एक साथ कहेंगे उच्च शिखर तो हो जाएगा ऊंची चोटी। पर सरल है, चाहे आप पर कह लीजिए चाहे बदल के इसको ऊपर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलख, देखिए अलख मतलब जिसको लखा ना जा सके यानी जिसको देखा ना जा सके तो आप इसको कह सकते हैं अदृश्य, अदृश्य। नाभि ये एक अंग है, लेकिन यहाँ पर जो नाभि है आप जानते हैं कि पेट में नाभि होती है, एक छोटा सा गड्ढा होता है, लेकिन यहाँ पर जो नाभि है वो कस्तूरी हिरण के लिए आया है। ज़रा से यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए पहाड़ों पर कुछ हिरण पाए जाते हैं जिनकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है जो बहुत ही महकती है, और जब वो कस्तूरी महकती है तो उसकी महक से आकर्षित होकर जो हिरण है इधर उधर वो पागल होकर के उसको पाने के लिए दौड़ता है। तो यहाँ पर कस्तूरी हिरण की नाभि की बात हो रही है। से सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। उठने वाले, ये भी सरल है, चाहे आप उठने वाले कह लीजिए चाहे निकलने वाले, वही कस्तूरी की महक जो उठती है निकलती है उसी के लाया है। अपने ही सरल है, जो कस्तूरी हिरण है वो अपने ही। उन्मादक, देखिए उन्मादक मतलब उन्मत्त, और उन्मत्त का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाना। तो यहाँ पर जो कस्तूरी मृग है वो अपनी कस्तूरी के लिए जो है उन्मादक हो गया है, उन्मत्त हो गया है, तो उसके लिए आया है। परिमल, देखिए परिमल माने सुगंध होता है, आप चाहे तो कह सकते हैं मनमोहक सुगंध, ठीक है, मनमोहक सुगंध। के ऊपर, देखिए के ऊपर का यहाँ मतलब है पहाड़ियों के ऊपर, क्योंकि वो पहाड़ी पर ही रहता है तो पहाड़ियों के ऊपर। धावित हो होकर, देखिए धावित हो होकर इतने पूरे को हम कह सकते हैं इधर उधर दौड़ता है। धावित माने दौड़ता है तो हम लोग कह सकते हैं इधर उधर दौड़ता है। तरल तरुण, देखिए वैसे तो तरल का मतलब होता है जो पदार्थ बहने का गुण रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तरल और की बात हो रही है इसका मतलब है चंचल। तरल माने चंचल और तरुण माने युवा, जो नौजवान है वो युवा। तो यहाँ पर जो तरुण की बात हो रही है, युवा की बात हो रही है, वो हिरण के लिए हो रही है, मनुष्य के लिए नहीं, हिरण के लिए। जो चंचल और युवा हिरण है उसकी बात हो रही है। कस्तूरी, यहाँ पे कस्तूरी को हम लोग दो बार प्रयोग करेंगे, एक कस्तूरी हिरण कहेंगे और दूसरा उसके नाभि में जो कस्तूरी पाई जाती है वो कहेंगे, ठीक है। मृग को सरल है। अपने पर, देखिए चाहे आप कहिए अपने पर चाहे स्वयं पर, अपने पर चाहे स्वयं पर, दो में से कोई एक प्रयोग करके व्याख्या कर लीजिए। चिढ़ते, देखिए चिढ़ते का मतलब आप कह सकते हैं झुंझलाते और चिढ़ते, झुंझलाते और चिढ़ते। जैसे
कोई आदमी अपने ऊपर ही झुंझलाता है, क्रोधित होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जब वो कस्तूरी मृग कस्तूरी ढूंढता है और उसको नहीं मिलती है, क्योंकि तो पेट के अंदर ही रहती है, वो बाहर ढूंढता है और जब उसको नहीं मिलती है तो अपने आप में ही झुंझलाता है, क्रोधित होता है। तो उसी के लिए आया है कि स्वयं पर ही चिढ़ता है। देखा है सरल है, कवि कह रहे हैं कि मैंने उसको अपने ऊपर ही झुंझलाते और चिढ़ते हुए देखा है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित बादल को घिरते देखा है शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ प्यासी पथराई आँखों में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने कस्तूरी मृग के द्वारा मनुष्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा देने का प्रयास किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर अलख नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। तो हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर, कहते हैं कि सैकड़ों, यहाँ से शुरू करिए, शत सैकड़ों, कहते हैं कि सैकड़ों हजारों, सहस्त्र हजारों, सैकड़ों हजारों फुट ऊंची चोटी पर स्थित, उच्च शिखर पर ऊंची चोटी पर स्थित बर्फ से ढकी हुई, बर्फानी बर्फ से ढकी हुई घाटी में जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन है, दुर्गम जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन है, वहाँ पर कस्तूरी मृग, इतना अपने से जोड़िए, वहाँ पर कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में स्थित, नाभि अपनी ही नाभि में स्थित अदृश्य कस्तूरी, अलख अदृश्य कस्तूरी से उठने वाली, या आप कह सकते हैं निकलने वाली, जो आपको अच्छा लगे, अपनी ही नाभि में स्थित अदृश्य कस्तूरी से उठने वाली अपनी ही कस्तूरी की, अपनी ही कस्तूरी की मनमोहक सुगंध, परिमल मनमोहक सुगंध से उन्मत्त होकर, उन्मादक उन्मत्त होकर, अपनी ही कस्तूरी की मनमोहक सुगंध से उन्मत्त होकर चोटियों के ऊपर चोटियों के ऊपर इधर उधर होकर इधर उधर दौड़ता है, धावित दौड़ता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इतनी लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इतनी लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि,
अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि सैकड़ों हजारों फुट ऊंची चोटी पर स्थित बर्फ से ढकी हुई घाटी में जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन है, वहाँ पर कस्तूरी मृग, मैंने कहा इतना अपने से जोड़ लीजिए, वहाँ पर कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में स्थित अदृश्य कस्तूरी से उठने वाली अपनी ही कस्तूरी की मनमोहक सुगंध से उन्मत्त होकर चोटियों के ऊपर इधर उधर दौड़ता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इतने लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं कि जब, इतना अपने से जोड़िए फिर। आगे कवि कहते हैं कि जब चंचल, तरल चंचल, जब चंचल युवा कस्तूरी मृग को कस्तूरी प्राप्त नहीं होती है कस्तूरी प्राप्त नहीं होती है तो मैंने उसे अपने ऊपर ही झुंझलाते और चिढ़ते हुए देखा है। देखिए व्याख्या तो इतनी पूरी हो गई, लेकिन अभी थोड़ा सा और आप जोड़ के लिखेंगे तब आपकी व्याख्या पूरी होगी। क्या आपको अपने से लिखना है? ध्यान से सुनिए। कवि के कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार कस्तूरी मृग स्वयं के अंदर स्थित कस्तूरी को नहीं पाता है और दुखी होता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता है और असफल होकर दुखी हो जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और अब जाके आपकी व्याख्या पूरी हुई। तो चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा जोड़ लीजिए। आगे कवि कहते हैं कि जब, अब आ जाए लाइन पर। आगे कवि कहते हैं कि जब चंचल युवा कस्तूरी मृग को कस्तूरी प्राप्त नहीं होती है, तब मैंने उसको अपने ऊपर ही झुंझलाते और चिढ़ते हुए देखा है। मैंने कहा पूर्ण विराम लगाएंगे, थोड़ा सा और जोड़ के लिखेंगे। फिर से सुनिए क्या जोड़ के लिखेंगे। कवि के कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार कस्तूरी मृग स्वयं के अंदर स्थित कस्तूरी को नहीं पाता है और दुखी होता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता है और असफल होकर दुखी हो जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और अब जाके आपकी व्याख्या पूरी हो गई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यदि रस की बात करें तो इस पद्यांश में श्रृंगार रस है। यदि अलंकार देखा जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर है चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं तो याद रहेगा। देखिए यहाँ पर है तरल तरुण, तो इसमें भी पहला वर्ण त है और इसमें भी पहला वर्ण त है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हमको देखने पर मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यदि इस पद्यांश में भाषा की बात करें तो इसकी जो भाषा है वो सरल तथा प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। गुण इसमें माधुर्य है। चलिए अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। देखिए आपको पता है कि आपके पेपर में पद्यांश के नीचे इसी तरह से 3 प्रश्न रहेंगे और पद्यांश को पढ़ करके ही इनके उत्तर लिखने होते हैं। देखिए इनके उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य अच्छी तरह से आता रहेगा, क्योंकि तीनों प्रश्न इन्हीं चीज़ों पर आधारित होते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं और हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, कस्तूरी मृग को स्वयं पर चिढ़ता हुआ क्यों दिखाया गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया है, कवि कहते हैं कि जब कस्तूरी मृग कस्तूरी को ढूंढता है, नहीं पाता है, तो अपने ऊपर झुंझलाता और चिढ़ता है, इसीलिए उसको चिढ़ता हुआ दिखाया गया है। बस यही बात आपको लिखनी है, चाहे जैसे लिख दीजिए। लेकिन मैंने कैसे लिखा है चलिए देखते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर हमेशा कॉपी के बीच में डालेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर किनारे बिल्कुल भी मत डालिएगा। अभी कॉपी जंच रही है तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग यहाँ किनारे डालते हैं, तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है, तो आप बीच में ही डाला करिए, ठीक है। उसके बाद जो भी पद्यांश आप हल करना चाहते हैं, 2 रहते हैं, 1 हल करना होता है। जो भी आप हल करें उसका थोड़ा सा संकेत लिख दीजिए, इससे पता हो जाता है कि आपने कौन सा पद्यांश हल किया है। तो शुरू जहाँ से होता है और अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, उचित दूरी भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रश्न उत्तर जहाँ डालते हैं उसके जस्ट बाद आप 2 लाइन ज़रूर छोड़िए। उसके बाद जब पहला प्रश्न खत्म हो जाए, दूसरा शुरू करना है, तब 1 ही लाइन छोड़िए, लेकिन पहली बार में 2 लाइन ज़रूर छोड़िए, ठीक है। चलिए, अब पहला प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। तो आप उत्तर डाल के लिखेंगे, कस्तूरी मृग अपनी नाभि में स्थित अदृश्य कस्तूरी की मनमोहक महक से उन्मत्त होकर उसे पाने के लिए इधर उधर दौड़ता है, किंतु जब वह उस कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह स्वयं पर झुंझलाता और चिढ़ता है। इस प्रकार से उसे कस्तूरी न प्राप्त कर पाने के कारण, इस प्रकार से उसे, ध्यान दीजिएगा, कस्तूरी न प्राप्त कर पाने के कारण चिढ़ता हुआ दिखाया गया है। और आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग इसकी व्याख्या लिखते हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया है वैसे ही मैंने लिखा है। यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात है, उसको पहले सुन लीजिए। देखिए, पहला, जब प्रश्न खत्म हो जाए तो 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरा प्रश्न डालेंगे और हेडिंग डालेंगे व्याख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न हमसे कहता कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तब यहाँ हम डालते हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। लेकिन प्रश्न कह रहा है व्याख्या कीजिए पद्यांश की, यानी पूरे पद्यांश की व्याख्या करनी है, तब हम यहाँ व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि, इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से सुनिए। देखिए, यदि यहाँ पर होता रेखांकित अंश की व्याख्या, तब हम यहाँ पर लिखते प्रस्तुत रेखांकित अंश में, तब पद्यांश नहीं लिखते। अगर यहाँ हेडिंग डालते रेखांकित अंश की व्याख्या, तब हम यहाँ पर लिखते प्रस्तुत रेखांकित अंश में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिर से पढ़ता हूँ। व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि सैकड़ों हजारों फुट ऊंची चोटी पर स्थित बर्फ से ढकी हुई घाटी में जहां पहुंचना बहुत ही कठिन है, वहां पर कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में स्थित अदृश्य कस्तूरी से उठने वाली अपनी ही कस्तूरी की मनमोहक सुगंध से उन्मत्त होकर चोटियों के ऊपर इधर उधर दौड़ता है। आगे कवि कहते हैं कि जब चंचल युवा मृग को कस्तूरी नहीं प्राप्त होती है, तब मैंने उसे अपने ऊपर ही झुंझलाते और चिढ़ते हुए देखा है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि, अब ये अपने से जोड़ना है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कस्तूरी मृग स्वयं के अंदर स्थित कस्तूरी को नहीं जान पाता है और दुखी होता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता है और असफल होकर दुखी हो जाता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी पूरी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए, तीसरा और अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा और अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कवि ने क्या अनुभव किया है। तो देखिए, कवि ने क्या अनुभव किया है, पढ़ के देखिए। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कवि ने कस्तूरी मृग की झुंझलाहट और चिढ़ को वहां उपस्थित होकर अनुभव किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा।